let's study another important topic, that is flame. If we heat one end of magnesia ribbon over a burner, we find that the magnesia ribbon burns by producing a bright flame. We have also seen a candle flame, a kerosene lamp flame, or a burner lamp flame. It's just like a blaze of a fire, जिसे हम हिंदी में ज्वाला या लपट कहते हैं। और सारे गैसियस फ्यूल जल करके ही फ्लेम बनाते हैं, और वो सॉलिड और लिक्विड जो कि वेपराइज होते हैं, जिनके वेपर्स बनते हैं, वो भी फ्लेम देते हैं। जैसे यदि कैंडल को जलाया जाए तो उसके वैक्स वेपराइज होते हैं और वो फ्लेम बनाते हैं, जबकि जो कोल या चारकोल है, जब उनको गर्म किया जाता है, जब उनका कंबस्चन होता है, तो किसी तरह के कोई वेपर्स नहीं बनते हैं, जिसके कारण हमें उनका फ्लेम नहीं मिलता है। तो याद रखिए, सारे गैसियस फ्यूल या जो भी पदार्थ वेपर्स बनाते हैं वो सभी फ्लेम देते हैं, जबकि जो भी सॉलिड और लिक्विड जो वेपराइज नहीं हो सकता वो फ्लेम नहीं देता है, ओनली ग्लो उसमें होता है। जब भी कोई फ्यूल जल करके फ्लेम देता है तो उस फ्लेम का स्ट्रक्चर इस बात पर निर्भर करता है कि उसको ऑक्सीजन की कितनी मात्रा उपलब्ध हो पा रही है। When the oxygen supply is insufficient, then the fuel burns incompletely, producing mainly a yellow flame. The yellow flame is caused by the glow or hot unburnt carbon particle produced due to incomplete combustion of fuel. कहने का तात्पर्य यह है कि जब फ्यूल को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है और उसका इनकम्प्लीट कंबस्चन होता है, तब हमें येलो फ्लेम मिलता है। दिस येलो फ्लेम प्रोड्यूस लाइट, सो इट इज सेड टू बी ल्यूमिनस फ्लेम। जैसे कि कैंडल को हम जब जलाते हैं या केरोसिन लैम्प को हम जलाते हैं तो हमें येलो फ्लेम मिलता है। इसका कहने का तात्पर्य है कि जो कैंडल के वैक्स होते हैं उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जिसके कारण उसमें ल्यूमिनस जोन हमको प्राप्त होता है। बट when the oxygen supply is sufficient, then the fuel burns completely, producing mainly a blue flame. This blue flame does not produce much light, so it is said to be a non-luminous flame or non-light giving flame. जैसे कि जो एलपीजी स्टोव होता है उसमें एलपीजी जल करके ब्लू फ्लेम देता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो फ्यूल है उसका कंप्लीट कंबस्चन होता है, उसको पूरी तरह से ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होता है, लेकिन लाइट नहीं रिलीज होता है उतनी ज़्यादा मात्रा में जैसे कि ल्यूमिनस जोन में होता है। इसलिए जो एलपीजी गैस स्टोव का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाया जाता है कि उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल सके, जिससे उसमें पूर्ण दहन हो और मैक्सिमम हीट एनर्जी रिलीज हो। जबकि कैंडल और जो लैंप है वो जिन्हें हमें लाइट चाहिए उसमें इनकम्प्लीट कंबस्चन होता है और वो येलो फ्लेम देते हैं। आइए समझ लेते हैं फ्लेम के स्ट्रक्चर पर। द फ्लेम हैज थ्री मेन जोन्स, दे आर आउटर जोन, मिडिल जोन एंड इनर जोन। The outer zone complete combustion of the fuel takes place and the color of the flame is blue, and it is the hottest part of the flame. It is the non-luminous part of the flame, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल रहता है और ये पूर्ण दहन करके मैक्सिमम हीट एनर्जी रिलीज करता है, जिसके कारण ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है। In the middle zone, partial combustion of the fuel takes place and the color of this flame is yellow, and it is moderately hot part of the flame. It is the luminous part of the flame, क्योंकि यहाँ इनकम्प्लीट combustion होता है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं रहता, इसलिए यहाँ येलो लाइट रिलीज होता है और ये ल्यूमिनस पार्ट होता है। And in the inner zone there are unburnt vapors of the fuel and the color is black and it is the least hot part। चूँकि ये सबसे अंदर वाला भाग होता है जिसमें केवल वेपर्स पाए जाते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि ये फ्लेम का सबसे ठंडा वाला क्षेत्र है। चूँकि यहाँ इनकम्प्लीट कंबस्चन होता है, ऑक्सीजन उपलब्ध हो ही नहीं पाता है, इसलिए यहाँ का रंग ब्लैक कलर का होता है। तो ये हो गया एक फ्लेम का स्ट्रक्चर। जैसे कि हमने यूनिट के आरंभ में ही कहा था कि आग ने मानव सभ्यता के विकास में जितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, यह जितना लाभदायक है उतना हानिकारक भी है। बिकॉज बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट,
ये जो फ्यूल हैं जो जल करके हीट एनर्जी तो रिलीज करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट भी उत्पन्न करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। ये सारे जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये इन्हीं फ्यूल्स के जलने के कारण प्रोड्यूस होते हैं, जो कि आगे चल करके ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग पर पड़ता है, और ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से जो क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं, तो ओवरऑल इनका जो इम्पैक्ट होता है, जो आजकल की बदली हुई परिस्थितियां जो हम देख रहे हैं वो हमें दिखाई देता है। The burning of the fuel like coal, wood, petrol, diesel, kerosene release unburnt carbon particles. These fine carbon particles are dangerous pollutant. It can cause human respiratory disease like asthma. खास तौर से अगर आप फैक्ट्री के आसपास से गुजरेंगे तो अधजल्ले कार्बन पार्टिकल हवा में उड़ते रहते हैं, जिसके कारण हमें अस्थमा हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। एंड इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल ड्यू टू इनसफिशिएंट एयर प्रोड्यूस अ वेरी पॉइजनस गैस कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड। एक्सेसिव इनहेलिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कैन किल अ पर्सन। जब फ्यूल का कंप्लीट कंबस्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। यह कलरलेस गैस है और किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन जब इनसफिशिएंट एयर मिलता है तो यही फ्यूल जल करके एक ब्लू कलर के स्मोक रिलीज करते हैं, जिसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। यह हमारे लिए इसलिए ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि हमारे शरीर में इंटर करके ब्लड के ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को डिक्रीज कर देता है। Burning of fuels release carbon dioxide into air in the environment. Increased percentage of the carbon dioxide in the air is causing global warming. हमको तो मालूम है कि सारे फ्यूल जल करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, लेकिन इनकी जो एक्सेसिव अमाउंट है वो किस तरह से हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि यह ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाता है। Carbon dioxide gas in the air traps sun's heat rays by producing greenhouse effect. Global warming is the rise in the temperature of the Earth's atmosphere caused by the excessive amount of carbon dioxide in the air. चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो ये सूर्य से आने वाली जो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, जिसमें हीट होता है, उसको अर्थ एब्जॉर्ब करके जैसे वापस उसको रेडिएट करता है, तो ये उसको ट्रैप कर लेते हैं, वो उसको रोक लेते हैं, जिससे ये जो हीट है वो अंदर ही रह जाती है, जिससे अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो इस तरह से अर्थ का टेम्परेचर का इंक्रीज होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। Due to rise in the temperature of atmosphere, the ice in the polar regions will melt very fast, producing a lot of water. इसके कारण क्या होगा, जो ग्लेशियर के बर्फ है वो पिघलेंगे और इससे समुद्र का स्तर बढ़ेगा, और इसके आसपास जो समुद्र तट के रहने वाले लोग हैं, उनके घर, वहाँ की मिट्टियाँ, वहाँ के खेत डूब जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग का ग्रीन हाउस इफेक्ट के साथ क्या संबंध है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहने से ऐसे लगता है हरित घर प्रभाव, बड़ा हमें इको फ्रेंडली लगता है। हालांकि ये सही भी है। जो ठंडे वाले प्रदेश होते हैं, देश होते हैं, जहाँ पर सूर्य की रोशनी पर्याप्त नहीं पहुँचती है, वहाँ साग सब्जियों को उगाने के लिए कांच के बड़े बड़े घर होते हैं, जहाँ सनलाइट इंटर तो करता है और जो हीट है उसको वो ये ग्लास के घर ट्रैप कर लेते हैं। इसलिए इस इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। लेकिन यही जो थ्योरी है वो हमारे एटमॉस्फेयर में भी लागू हो जाता है। जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, बहुत सारे ग्रीन हाउस गैस हैं, उसमें जो मुख्य ग्रीन हाउस गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ये भी जब सूर्य का प्रकाश अर्थ में इंटर करता है और उसका जो हीट है वो अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब करके वापस रेडिएट किया जाता है, उत्सर्जित कर दिया जाता है, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेयर है, जो ग्रीन हाउस गैस का एक लेयर है, ये उसको वापस रोक लेते हैं, जिससे वो जो हीट है वो अंदर ही रह जाता है, जिसके कारण अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इसी इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। लेकिन अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इससे क्या होगा, अर्थ का ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाता है, तो इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण यह ग्रीन हाउस इफेक्ट ही है। Burning of coal, petrol and diesel produce sulfur dioxide gas which goes into the air. Sulfur dioxide is an extremely suffocating and corrosive gas. It may damage our lungs. And the burning of petrol and diesel in the engines of vehicles also release nitrogen oxide into the air.
sulfur dioxide and nitrogen oxide produced by the burning of fuels dissolve in rainwater and forms acids. The rainwater containing acid, it is called acid rain. And acid rain is very harmful for forest, aquatic animals and buildings. अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो पेट्रोल, डीजल, कोल, ये सारे जो फॉसिल फ्यूल हैं ये जल करके सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिलीज करते हैं। दोनों ही गैसेस बहुत ही सफोकेटिंग और कोरोसिव गैस है और यही गैसेस जब रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं तो एसिड फॉर्म करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू सल्फ्यूरस एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह से नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू नाइट्रस एंड नाइट्रिक एसिड। और ये जो एसिड है यही वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और रेन वाटर के साथ पृथ्वी में पहुंच जाते हैं। इसे ही हम एसिड रेन कहते हैं। चूँकि ये एसिडिक नेचर के होते हैं इसलिए ये मिट्टी को एसिडिक कर देते हैं और ये जो मूर्तियाँ होती हैं जो लोहे या दूसरे मेटल्स के बने होते हैं उसमें कोरोजन करते हैं, उनको नष्ट करते हैं। तो एक प्रकार से जो एसिड रेन है वो फसलों के लिए, मूर्तियों के लिए और मिट्टी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो इसका मुख्य कारण सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं जो रेन वाटर के साथ मिक्स होकर के एसिड बनाते हैं जिसे हम लोग एसिड रेन कहते हैं। Let's summarize the lesson. There are three different zones in a flame: dark zone, luminous zone and a non-luminous zone. Incomplete combustion of a fuel gives poisonous carbon monoxide gas, and increased concentration of carbon dioxide in the air results in rise of Earth's temperature. Acid rain contains the oxides of sulfur and nitrogen in a dissolved state. कहने का तात्पर्य है कि किसी फ्लेम के 3 जोन होते हैं: डार्क जोन, ल्यूमिनस जोन एंड नॉन ल्यूमिनस जोन। इसी तरह से अगर किसी फ्यूल का अपूर्ण दहन होता है तो बहुत ही पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की वातावरण में अधिकता अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने का मुख्य कारण है तथा एसिड रेन में मुख्यतः सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड डिजॉल्व स्टेट में रहते हैं।